नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और अगले 1 घंटे तक आपको बताएंगे देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। तो अगले 1 घंटे कोई भी खबर आपसे मिस नहीं होगी, ये वादा है हमारा, और इसीलिए आप बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहली खबर जो है कौशाम्बी से आपको बताते हैं, जहां पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हुआ। एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आपको वजह बताते हैं कि ये किस वजह से हुआ है, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जब जांच पड़ताल की तो उसके बाद पुलिस का क्या कहना है, देखिए रिपोर्ट में। कौशाम्बी के भरवारी इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में रविवार को अचानक विस्फोट हुआ। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विस्फोट इतना तेज था कि इसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। लोगों के घरों के शीशे तक टूट गए। जिस वक्त हादसा हुआ उस दौरान फैक्ट्री में 20 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। दोपहर 12 बजे के करीब धमाका हुआ और फिर इसके बाद एक के बाद एक कई धमाके होते चले गए। बताया ये जा रहा है कि दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास जो 2 दर्जन की संख्या में जो मजदूर थे वो इस पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तभी अचानक यहाँ पर विस्फोट होना शुरू होता है और विस्फोट इतना जबरदस्त था कि जिसकी गूंज लगभग यहाँ से आधे से 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। लोगों के जो घरों के जो छत जो शीशे थे, कांच थे, वो टूट गए। इसके अलावा कंपन की स्थिति एक तरीके से बनी हुई थी और इसके साथ ही जो लपटें थी वो लगभग 1.5 से 2 घंटे तक उठती रही। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जगह जगह आपको यहाँ पर ये जो पटाखे से संबंधित जो सामान है वो आपको दिखाई पड़ेंगे। मसलन आप ये देखिए कि ये इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगी। और बड़ी बात ये कि विस्फोट कितना जबरदस्त था उसका अंदाजा इस बात से लगता है कि यहाँ पर जो बाइकें रखी थी उसके भी परकचे उड़ गए हैं। यानी जो विस्फोट इतना हैवी था, इतना उसकी जो तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि जो बाइक थे उसके भी परकचे उड़ गए। तो आप ये समझिए कि फिर आदमियों का क्या हाल हुआ होगा। फिलहाल इस घटना के बाद से जो स्थानीय लोग हैं वो सहमे हुए हैं। लोग अब फिलहाल इसके साथ ही जो फॉरेंसिक टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है, वो इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर हादसे का कारण क्या था। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग के गोले में तब्दील हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने फैक्ट्री में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला। विस्फोट हो रहा था तो हम लोग यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर ही रहते हैं, तो वहाँ तक हम लोग का घर, खिड़की वगैरह सब हिल गई थी। तो इतना ज्यादा मामला था, जब यहाँ आकर के देखे थे तो लगातार विस्फोट होता ही चला गया। करीब 11:32 पे हुआ था और 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पे आई थी। धमाके के बाद कई शव खेतों में पड़े मिले। फैक्ट्री के अंदर खड़ी बाइक के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में फैक्ट्री मालिक और उसका भाई भी शामिल है। स्थानीय पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, अब तक इस समय तक 7 लोगों की डेथ हो गई है। रेस्ट जो है 8 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है विभिन्न अस्पतालों में, और जो यहाँ कैंपस है उनका उसकी तलाश पूरी हो गई है। अब यहाँ कोई इंजर्ड या कोई डेड बॉडी नहीं है। अब इसमें अग्रिम जो हमारी कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई, वो की जाएगी। पुलिस के मुताबिक पिछले साल दीपावली के दौरान स्थानीय प्रशासन की तरफ से फैक्ट्री की जांच की गई थी, जिसमें सब कुछ सही पाया गया था। आपको बताते हैं हरियाणा के इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के नफे सिंह राठी, उनकी कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या ने सूबे की सियासत को गर्मा कर रख दिया है। जी हाँ, जिस तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है उससे तो साफ तौर पर यही लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश अभी जारी है। हरियाणा के झज्जर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बहादुरगढ़ इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। आई-10 गाड़ी में आए बदमाशों ने हरियाणा की प्रमुख पार्टी इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बदमाशों की फायरिंग में नफे सिंह राठी और उनके साथी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि नफे सिंह राठी अपने 3 अन्य साथियों के साथ इस जगह से गुजर रहे थे, तभी उनकी एसयूवी कार को यहाँ पर रोककर आई-10 कार में आए 4 हमलावरों ने उनके ऊपर चारों तरफ से फायरिंग की है। मल्टीपल फायरिंग उनके ऊपर की गई है। कई राउंड गोलियां यहाँ पे चलाई गई हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी के शीशे यहाँ बिखरे हुए हैं। शाम करीब 5:30 बजे थे जब नफे सिंह राठी अपने साथियों के साथ असोदा गांव से किसी शोक क्रिया से लौट रहे थे। उसी दौरान यहाँ पर फाटक लगा हुआ था और उसी फाटक लगने के कारण उनकी गाड़ी यहाँ रुकी और जो आई-10 में हमलावर आए थे उन्होंने उतर के लगातार उनके ऊपर फायरिंग की।
नफे सिंह बहादुरगढ़ विधानसभा से इनेलो के विधायक भी रह चुके हैं। हत्या के पीछे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक जताया जा रहा है। शक ये भी है कि इस वारदात में प्रोफेशनल किलर गैंग का इस्तेमाल किया गया है। 2 डीएसपीज जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं और शीघ्र से शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे, जो भी इसमें हमला करने वाले हैं उनको। अभी जांच का विषय है और इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और हम जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। नफे सिंह को पिछले कई दिनों से धमकियां मिल रही थी। इनेलो पार्टी ने सरकार पर सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। 1 हफ्ता पहले फिर सुरक्षा की मांग की गई, सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी। मान के चलो, जिन लोगों को सरकार ने संरक्षण दे रखा है उन लोगों का काम है, सरकार का काम है। सरकार ने ये सारे कुछ कराया। मैं इसकी डिमांड करता हूं कि इसकी जांच सीबीआई से हो। हरियाणा सरकार ने भी इस हत्या पर गहरा दुख जताते हुए इसके पीछे शामिल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और जल्द खुलासे का दावा किया है। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। हाई प्रोफाइल लीडर की हत्या ने पूरे हरियाणा के सिस्टम को हिलाकर रख दिया। पुलिस हर एंगल से तफ्तीश में जुटी है ताकि इस हत्याकांड का जल्द खुलासा हो सके। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, वो आपको बता दें, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लगभग 2,000 रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी 553 रेलवे स्टेशंस के पुनर्विकास प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन स्टेशंस का पुनर्विकास किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के 38 स्टेशन से भी बिहार में 22, झारखंड में 14 और उत्तर प्रदेश में 2 स्टेशन का पुनर्विकास किया जाना है। इस कार्यक्रम में सभी राज्य और केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो बहुत ही बड़ा ये कार्यक्रम है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41,000 करोड़ से ज्यादा की लगभग 2,000 रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। तो 12:30 बजे ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना है। चलिए आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। मुंबई से सटे मीरा रोड पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह हिंदू जन आक्रोश मोर्चा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जो वहां पर मौजूद लोग थे उन्हें शपथ भी दिलवाई। जी और हिंदू राष्ट्र को लेकर के एक बार फिर से टी राजा ने हुंकार भरी और साथ ही विरोधियों पर उनका बिना नाम लिए जम करके हमला किया। देखिए रिपोर्ट। मुंबई से सटे मीरा रोड पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक टी राजा हिंदू जन आक्रोश मोर्चा में शामिल हुए। इस मोर्चे को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर मीरा भायंदर से बीजेपी विधायक गीता जैन की तरफ से आयोजित किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भगवा झंडों के साथ जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। इस मोर्चे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हाथों में मोबाइल की टॉर्च ऑन किए लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। इस दौरान टी राजा सिंह ने लोगों को हिंदुत्व की रक्षा करने की शपथ भी दिलाई। हाथ आगे रखिए, मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरे देश की रक्षा करते रहूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरे धर्म की रक्षा करते रहूंगा। मेरे महाराष्ट्र राज्य में लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, गौ हत्या हो, इसके विरुद्ध मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा। मंच से टी राजा सिंह ने हिंदू राष्ट्र का नारा भी बुलंद किया। शस्त्र विद्या सीखूंगा, हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करते आगे बढ़ूंगा। टी राजा सिंह ने पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती यानी 19 फरवरी को अपनी रैली रखी थी, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद 25 फरवरी की तारीख का ऐलान किया गया, लेकिन पुलिस ने परमिशन देने से मना कर दिया था। इसके बाद टी राजा सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट से अनुमति मांगी। कोर्ट ने भड़काऊ भाषण नहीं देने की शर्त पर टी राजा को कार्यक्रम करने की इजाजत दी थी।
और चलिए बात किसान आंदोलन की कर लेते हैं, जो एक बार फिर से आज प्रदर्शन करते हुए शंभू बॉर्डर पर नजर आएंगे। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जितने भी स्टेट और नेशनल हाईवे है वहां पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। और आज का ये जो प्रदर्शन है वो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है। किसानों की मांग है कि WTO से खेती को बाहर रखा जाए। MSP गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर पंजाब के किसान और संयुक्त मोर्चा किसान आज बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। किसानों की मांग है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से खेती को न सिर्फ बाहर रखा जाए बल्कि भारत खेती के मामले में WTO से दूरी बनाए। इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। किसान मोर्चा अपने अपने राज्यों के स्टेट और नेशनल हाईवे पर दोपहर 12 बजे से ट्रैक्टर मार्च निकालकर प्रोटेस्ट करेगा। वहीं शंभू बॉर्डर पर WTO के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी है, जिसे लेकर आज एक बार फिर से किसानों का जमावड़ा लगेगा। शंभू बॉर्डर पर किसान रावण के पुतले के बराबर करीब 20 फीट तक का पुतला जलाएंगे। तो हमने भी पूरे देश भर में देश भर के लोगों को, किसान मजदूर को आह्वान किया, आप हर गांव हर गली कूचों में आप लाइए, उसके WTO उसके ऊपर लिखिए, पराली कुछ भी ले लीजिए, WTO लिखिए और कारपोरेट घराने लिखिए और अर्थी दहन कीजिए पूरे देश भर में। और उसके दोपहर बाद 3 बजे यहाँ शंभू और खनौरी पर 3 बजे बड़े पुतले बना के यहाँ भी अर्थी दहन हम लोग करेंगे। तो उसका वर्ल्ड वाइड विरोध करने जा रहे हैं, देश भर में होगा, वर्ल्ड वाइड इसका विरोध होगा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। शंभू बॉर्डर से लेकर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं किसानों के ट्रैक्टर मार्च से न सिर्फ यातायात प्रभावित होगा बल्कि ट्रैफिक जाम जैसी बड़ी समस्या भी देखने को मिल सकती है। अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करते हैं, जहां ईडी ने उन्हें 7वां समन पूछताछ में पेश होने के लिए भेजा था, लेकिन अभी भी ये सस्पेंस बरकरार है कि इस बार भी अरविंद केजरीवाल पूछताछ में आज शामिल होंगे या नहीं। इससे पहले 6 बार ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को समन भेज चुकी है, पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन एक बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या वो इस बार पेश होंगे। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ डराने और धमकाने के लिए बार बार समन भेजा जा रहा है। तो आज 7वां समन है जिसके लिए पूछताछ के लिए पेश होना है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर से यही है, क्योंकि अभी तक तो अरविंद केजरीवाल पेश हुए नहीं हैं, क्या इस बार वो पेश होते हैं समन में पूछताछ के लिए या नहीं, ये देखना होगा। ये 7वां समन है जो शराब नीति घोटाले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। और अरविंद केजरीवाल कल पब्लिक को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान संबोधित करते वक्त उन्होंने अपने लिए नोबेल प्राइज की मांग कर दी। सवाल है कि केजरीवाल ने अपने लिए नोबेल क्यों मांगा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कहा अपने संबोधन में उन्होंने। मैं ऐसे स्कूल बनाऊंगा दिल्ली के अंदर जिसकी दुनिया याद करेगी, पूरी दुनिया याद करेगी। इन्होंने दिल्ली के स्कूल रोकने की कोशिश करी। रोज में जिस तरह से मेरा दिल जानता है कैसे सरकार चला रहा हूं, एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरे को इस बार इसके लिए। अरे मैं ऐसे स्कूल बनाऊंगा दिल्ली के अंदर जिसकी दुनिया याद करेगी, पूरी दुनिया याद करेगी। इन्होंने दिल्ली के स्कूल रोकने की कोशिश करी। इतने घटिया लोग हैं ये लोग। दिल्ली के स्कूल ये चाहते हैं कि गरीबों के बच्चों को जो शिक्षा इनके बच्चों को मिलती है वैसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए गरीबों को। ये तो मैं बता नहीं पाता आप लोगों को। रोज में जिस तरह से मेरा दिल जानता है कैसे सरकार चला रहा हूं, एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरे को इस बार इसके लिए। कि किस तरह से बीजेपी वालों ने और दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के लोगों को दुखी करा और किस तरह से दिल्ली वालों का बेटा करके दिल्ली के लोगों की सारी समस्याओं का समाधान केजरीवाल। इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पर मेरा नोबेल प्राइज तो आप लोग हो, मेरा नोबेल प्राइज आप लोग हो। चलिए दिल्ली सरकार के बाद अब पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की बात करते हैं। पंजाब की मान सरकार वैसे तो नौकरी देने के मामले में खुद ही अपनी पीठ थपथपाती रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जहां संगरूर की बात करें तो वहां पर बेरोजगार लोगों ने जम करके वहां पर प्रदर्शन किया है, आप भी देखिए। तस्वीरें पंजाब के संगरूर की हैं, जहां बेरोजगार साझा मोर्चा की तरफ से मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोठी का घेराव किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी देखने को मिली।
जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ना शुरू किया, पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच इस दौरान धक्का मुक्की देखने को मिली। कई प्रदर्शनकारी इस दौरान बेहोश भी हो गए। हालांकि प्रदर्शनकारी भी पीछे नहीं हटे, बल्कि मान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पुलिस पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तकरीबन 2 साल से अपनी मांगों को लेकर वो धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं कर रही। मास्टर कैडर का इश्तिहार 2 साल सरकार हो चुक्या बनी नूं, एक भी भर्ती का इश्तिहार जारी नहीं किया, चाहे वो ईटीटी दी होवे, चाहे मास्टर कैडर दी, चाहे लैक्चरर दी। सिੱਖਿਆ महकमे च एक भी भर्ती ਇਹ सरकार द्वारा 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਨੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰ कैडर ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। और चलिए मध्य प्रदेश के देवास से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें कब्रिस्तान की सड़क बनाने को लेकर के जो विवाद है वो लगातार गर्माता हुआ जा रहा है। कल भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से जो हिंदू परिवार हैं वो धरने पर बैठे हैं। वहां पर रहने वाले हिंदू परिवार ने घर बिकाऊ है के पोस्टर भी लगा चुके हैं। वहीं देवास पुलिस प्रशासन पर आरोप ये है कि वो इस मुद्दे पर दादागिरी जैसा सलूक अपना रहे हैं और हिंदुओं का घर तोड़कर कब्रिस्तान के लिए सड़क बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर 500 हिंदू परिवारों ने धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। कोई धरने पर बैठा है तो किसी ने पोस्टर चस्पा कर रखा है, किसी ने घर खाली करने की बेबसी जताई है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई से खरीदे गए घर को बेचने के लिए मजबूर हैं। बैनर पोस्टर के जरिए हिंदू परिवारों के दर्द बयान करने का ये मामला मध्य प्रदेश के देवास से आया है, जहां कब्रिस्तान की सड़क बनवाने का विवाद इतना गर्माया कि हिंदू परिवारों ने अपने अपने मकानों पर घर बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। आप हमको 50 साल हो गए यहाँ पे रहते कोई रास्ता और कुछ भी नहीं था, कि हमको कोई दिक्कत दे रहा है यहाँ पे, जिस कारण को कोई रास्ता था भी नहीं आते। अब क्या समस्या आ रही है? हमको उठाने की धमकी देते हैं, वो यहाँ से जबरदस्ती उठाने के लिए बोल रहे हैं और यहाँ कोई रास्ता नहीं था। आज से नहीं, कम से कम मेरा बचपन यहाँ निकला है, ठीक है। आज 40-45 साल हो गए हैं हमको यहाँ रहते बाकी यहाँ अन्य संप्रदाय कोई रास्ता नहीं था, पूरा कंप्लीट पूरी दीवार बनी थी। अब बोल रहे हैं कि यहाँ से हम रास्ता करेंगे, दीवार तोड़ेंगे, घर तोड़ेंगे। तो भैया अगर हमारा घर तोड़ेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मध्य प्रदेश के देवास में गजरा गियर चौराहे से कब्रिस्तान के रास्ते को लेकर रहवासी अब विरोध में है। यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने घरों के बाहर प्रशासन का विरोध करते हुए पोस्टर लगाए हैं, जिसमें लिखा है कि प्रशासन की दादागिरी की वजह से हिंदू अपने मकानों को बेचने के लिए बाध्य हैं। इस रास्ते को लेकर प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दिया है। देवास में कब्रिस्तान की सड़क का विवाद है। गजरा गियर चौराहे से रास्ता निकालने पर हंगामा मचा है। हिंदू परिवारों का दावा है कि 50 सालों से उनके मकान यहाँ हैं। रास्ते की जमीन पर 4 समाजों का दावा है। रास्ते से जनाजा ले जाने को लेकर पहले ही विवाद हो चुका है। अगर यहाँ से रास्ता निकलेगा तो हमेशा आए दिन विवाद होंगे, इसलिए हम घर बेच के जा रहे हैं। ठीक है, प्रशासन की दादागिरी चल रही है, इस कारण मतलब और ये रोड पूरा जाम हो जाएगा। अगर प्रशासन ही दादागिरी करेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे न्याय के पास और किसके पास जाएंगे? हम कहाँ मांगेंगे? हम अब इसलिए हमें तो फिर जाना ही पड़ेगा, मकानी बेच के जाना पड़ेगा ना। फिर हम लोग अगर जबरदस्ती तोड़ेंगे, करेंगे, विवाद करेंगे। कल से हम काम धंधे पर गए, अगर हम घर नहीं रहे, बच्चे रहे, बच्चों पे अगर हमला कर दे तो फिर उसका जिम्मेदार कौन रहे? लोग जब धरने पर बैठे और मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे तो बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी हरकत में आए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से जाकर मुलाकात की और विवाद को सुलझाने का भरोसा दिया। कि हिंदुओं ने वहां पर मकान बेचने से संबंधित कुछ पोस्टर लगाए हैं, उस पूरे विषय को समझने के बाद मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह से हिंदुओं के साथ है।
इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई कि उन्हें इस तरह का पोस्टर लगाना पड़ा, उसकी तह में जाया जाएगा, उन कारणों को जाना जाएगा और जो भी कारण होंगे उन सभी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद कहां जाकर थमता है। क्या इन लोगों का यह प्रदर्शन प्रशासन पर दबाव डाल पाएगा? एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि व्याजी तहखाने में पूजा का मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला है। तो बेहद अहम दिन आज का इस पूरे मामले को लेकर। मुस्लिम पक्ष ने पूजा रोकने को लेकर के मांग की थी। मुस्लिम पक्ष की 2 याचिकाओं पर सुनवाई हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट में आज फैसला आएगा कि पूजा होगी या फिर नहीं। तो मुस्लिम पक्ष ने व्याजी तहखाने में पूजा पाठ की जो इजाजत हिंदू पक्ष को मिली थी उसके खिलाफ याचिका लगाई थी। सुनवाई कई दौर की हो चुकी है और आज इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला है, जिसमें देखना होगा कि क्या व्याजी तहखाने में पूजा पर रोक लगाई जाती है हाईकोर्ट की तरफ से या फिर पूजा जारी रहेगी। और इसी के साथ अब बात बिहार की करते हैं। बिहार के कैमूर में उस वक्त सनसनी मच गई जब हाईवे पर 3 गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हो गई और साथ ही साथ हादसा इतना भयानक था कि देखने वालों के होश उड़ गए। इस हादसे में 9 लोगों की मौत भी हो गई है। बिहार के कैमूर से हादसे का ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। स्कॉर्पियो को देखिए, हादसे के बाद कैसे इसके परखच्चे उड़ गए। चश्मदीदों की माने तो यही स्कॉर्पियो यूपी की तरफ जा रही थी, तभी इसकी टक्कर एक बाइक सवार से हो गई, जिसके बाद स्कॉर्पियो का बैलेंस बिगड़ा और वो हाईवे की दूसरी तरफ की लेन में चली गई, जहां तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर ट्रक से उसकी जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में जहां पहले बाइक सवार की मौत हुई, वहीं स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर में स्कॉर्पियो में सवार 8 लोगों की मौत हो गई। स्कॉर्पियो मोहनिया से उधर यूपी की तरफ जा रही थी जी, और वो अनबैलेंस होकर के इस लेन में आ गई जी जी। अनबैलेंस होने का वजह कुछ लोग बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल वाले को बचाने में अनबैलेंस हो गया है और इधर से ट्रक अपने गति से आ रही होगी तो दोनों का आमने सामने टक्कर हुआ है। बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, उसमें काफी क्षति हुई है। स्कॉर्पियो में सवार लगभग सभी लोगों का डेथ हो गया है। स्कॉर्पियो में 8 लोग सवार थे, 8-9 बड़ी है, एक मोटरसाइकिल वाला लगता है। हादसे के बाद हाईवे पर पूरी तरह से जाम लग गया, दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वहीं जिस गाड़ी के परखच्चे उड़े उसमें 8 डेड बॉडी भी दबी थी। इसी तरह गाड़ी से सभी डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल भिजवाया गया। एक बड़ी खबर, बेंगलुरु में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। केआरपुरम में 70 साल की महिला की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बदमाशों ने शव के टुकड़े कर दिए हैं। घटनास्थल पर शव के टुकड़े नहीं मिले हैं। 2-3 दिन पहले की बताई जा रही ये पूरी वारदात। पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। तो बेहद हैरान करने वाला बेंगलुरु से सामने आया, जहां पर 70 साल की महिला की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो ये बड़ी खबर जिसको लेकर के अब बेंगलुरु पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की टीम और फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2 दिन पहले की बताई जा रही है फिलहाल वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी कौन है उसकी तलाश भी पुलिस की टीम फिलहाल कर रही है। लेकिन बहुत ही चौंका देने वाला मामला, 70 साल की महिला की हत्या बदमाशों ने की है। शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं।